देखिए, आज हम लोग राष्ट्रपति के वेतन, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का कार्यकाल और इसके बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको कि महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि हमने राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति विधायी पद है उसके संदर्भ में आपको सारी बातें बता रहे हैं। साथ में याद करने के लिए, आसानी से तैयार करने को ध्यान में रखते हुए हमने हर चैप्टर में दो दो राष्ट्रपति, तीन तीन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के संदर्भ में, उनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनके संदर्भ में भी आपको बताया है। क्योंकि पढ़ाते समय कोचिंग में हमें अक्सर ये चीज़ हम देखते हैं कि याद करने में बच्चे कहते हैं कि सर एक्ट याद करने में बहुत ज़्यादा, अनुच्छेद याद करने में दिक्कत होती है। तो अगर उसको हम पार्ट करके और उसके साथ एक एक दो दो राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताते हैं तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है और थोड़ा रोचक भी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पिछले क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और आगे आ सकते हैं, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर बता रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसको आप अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी लास्ट तक आ जाती है और उन जानकारियों में वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक देखने का आपको फ़ायदा होगा। ये एक दो वीडियो आप देख लीजिए, समय कम होने के बावजूद, तो आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें लास्ट तक हम समेट लेते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये कार्यकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 56 में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पूर्व यदि वो इस्तीफा देते हैं या उनका पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। ये हम आपको बता चुके थे। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति को होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा को तो एक प्रकार से जानकारी हो ही गई, लेकिन रह गई बात लोकसभा को। और आपको पता है कि लोकसभा जनता का सदन है, लोक सदन है, तो इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले जानकारी उपराष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती है। आगे कार्रवाई का मतलब उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल ही लेते हैं। अब आइए कि राष्ट्रपति जब इस्तीफा दे देते हैं उपराष्ट्रपति, तो किस तरीके, अगर पद से हटाना है तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 के तहत होती है और जिसको महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट। महाभियोग की जो कार्रवाई होती है, देखिए भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई केवल उनके संविधान के उल्लंघन को लेकर की जाती है। ठीक है, अभी हम महाभियोग आपको बता रहे हैं। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, क्योंकि राष्ट्रपति पद संभालेंगे तो सबसे पहले शपथ ग्रहण ही होगा, तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं, तो अनुच्छेद 60 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने का काम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। इसी में एक बात और देख लीजिए कि जितने भी संवैधानिक पद हैं
उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में कुछ बातें अलग हैं। जैसे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण जो होता है उसमें कुछ शब्द अलग हैं, जैसे संविधान का परिरक्षण, संविधान का परिरक्षण, इसको प्रिजर्व करना कहते हैं, प्रिजर्व। फिर संविधान का संरक्षण, संरक्षण को कहेंगे प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट। और तीसरा होता है संविधान का प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब होगा डिफेंड, इसको कहेंगे डिफेंड। तो परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द याद रखिए। ये किसमें है? अनुच्छेद 60 में। ठीक है। इसके अलावा लोक कल्याण में निरत रहने, लोक कल्याण मतलब जनता की सेवा, लोक कल्याण में लगे रहने, ये सारी चीजें भारत अनुच्छेद 60 में दी गई है जो शपथ ग्रहण में होता है। परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, और लोक जनता की सेवा और लोक कल्याण में निरत रहना, लगे रहना। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण हो गया। अब आइए कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के पूरे कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा अन्य भत्तों में कटौती नहीं हो सकती है, और राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स से मुक्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये 5 लाख रुपए है। 2017 में इसमें संशोधन किया गया था, और संशोधन करने के बाद राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई और वो 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके पूर्व 2008 में संशोधन किया गया था, तब उनका राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपए था। 2017 तक 1,50,000 चला, और 2017 के बाद ये वेतन हो गया 5 लाख रुपए। ठीक है। राष्ट्रपति को और सारी चीजें आप जानते हैं, निःशुल्क आवास मिलता है, उनको किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। अब आइए कि राष्ट्रपति का आप कार्यकाल देख लिए, वेतन भत्ते देख लिए, शपथ देख लिए। अब कार्यकाल के दौरान ही हमने आपको एक बात बताई कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहेंगे महाभियोग, महाभियोग या इम्पीचमेंट, इसको कहेंगे महाभियोग, महाभियोग। ये महाभियोग की जो कार्रवाई होती है वो अनुच्छेद 61 के तहत होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि महाभियोग से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं जो कार्यकाल से संबंधित है, और महाभियोग तो अलग है ही है। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 56 क्या होता है? अनुच्छेद 56 हमने कार्यकाल बताया, लेकिन कार्यकाल के साथ ही ये बताया जाता है कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है। अगर जाएंगे, महाभियोग क्यों लगाया जाता है, किस कारण से लगाया जाता है, या कारण क्या होता है, तो ये अनुच्छेद 56 है। ठीक। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो ये अनुच्छेद 61 है। ठीक है। अनुच्छेद 56 में महाभियोग किस कारण से लगाया जाता है, क्योंकि उसमें कार्यकाल भी दिया है, तो अनुच्छेद 56 में हो गया।
और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब आ जाइए, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया में एक बात तो और, इसको हमने पहले भी बताया था, ये आपका हो गया संसद। संसद में, संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चल रहा है, तो इससे राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको देखिएगा। अच्छा, उधर विधानमंडल हो गया, इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसका कारण भी आपको बता दे रहे हैं। ये हो गया आपका विधान सभा, ये हो गया विधान परिषद और ये हो गए राज्यपाल, और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति। ये बार बार हम बताएंगे, क्योंकि इसको समझिए भी, क्वेश्चन भी इससे बहुत ज्यादा आते हैं, तो रिपीट हो जाता है और उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर संसद के अंतर्गत 3 चीजें आ गई और विधानमंडल के अंतर्गत 3 चीजें आ गई। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बताया था ना। अब इसमें देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं तो 2 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, 12 मनोनीत सदस्य यहाँ पर वो भाग नहीं लेंगे, और विधानसभाओं के जो 1 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा भाग नहीं लेगी, पूरी विधानसभा भाग नहीं लेगी। विधान परिषद तो चुनाव में भी भाग नहीं लेती, तो पहले से ही भाग नहीं लेती, इसको तो आप बात ही ना करें। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो पूरी विधानसभा भाग नहीं लेगी, ठीक है। कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के सभी सदस्य, ये 12 सदस्य भी भाग लेंगे, ये 2 सदस्य भी भाग लेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में। और कौन भाग नहीं लेगा? तो पूरी विधानसभा भाग नहीं लेगी, क्योंकि पहले उसमें भाग ली थी। तो विधानसभा पूरी तरीके से भाग चुनाव इस प्रक्रिया में नहीं ले रही है। किसमें? इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया में पूरी विधानसभा भाग नहीं लेगी, जबकि इलेक्शन में विधानसभा भाग ले रही थी। और महाभियोग की प्रक्रिया में कौन लोग जुड़ जाएंगे? ये 2 सदस्य भी जुड़ जाएंगे, ये 12 सदस्य भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, जबकि ये इलेक्शन में नहीं थे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, कैसे प्रक्रिया होती है। तो पहली बात तो जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान के उल्लंघन को लेकर लगाया जाता है, चलाया जाता है कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है या संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार का या कदाचार का ये सारे आरोप नहीं लग सकते हैं, ठीक है। क्या आरोप लगेगा? कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके बाद क्या होगा कि अब एक बात और जान लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, लोकसभा से कि राज्यसभा से, ठीक है ना, किस सदन से शुरू होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे लोकसभा से शुरू करें चाहे राज्यसभा से शुरू करें, अर्थात किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया चाहे लोकसभा से शुरू होगी और चाहे राज्यसभा से शुरू होगी। लोकसभा से शुरू होगी तो लोकसभा के जितनी सदस्य संख्या उस समय होगी उसके 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, और अगर राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य लेकर आएंगे प्रस्ताव। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, अक्सर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, इनके खिलाफ भी महाभियोग लिखा रहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग जो शब्द है वो संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है।
वो महाभियोग नहीं होता है। प्रक्रिया लगभग वही होती है, लेकिन महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए है। आमतौर पर किताबों में या और जगह पर या बोल चाल में हम लोग पढ़ाते समय भी महाभियोग कह देते हैं न्यायाधीशों के विरुद्ध भी, लेकिन वो महाभियोग नहीं होता है। अब देखिए, 1/4 सदस्य चाहे लोकसभा के लाएंगे चाहे राज्यसभा के लाएंगे, क्योंकि कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि जिस समय ये कार्रवाई चल रही होती है उस समय संसद अर्ध न्यायिक संगठन हो जाता है। पूर्ण न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक संगठन की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि बाकायदा आरोप लगता है, उस पर सफाई होती है, सफाई दी जाती है। ठीक है, 14 दिन पहले जब महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाती है तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपनी सफाई प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वोटिंग का, अब इसके बाद क्या होता है कि वोटिंग का दिन निर्धारित होता है कि किस दिन वोट पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन वोट पड़ना होता है उस दिन सदन में कुल सदस्य संख्या का अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव उस सदन से पारित हो गया। कुल सदस्य संख्या का, मान लीजिए कि वर्तमान में जैसे 545 सदस्य हैं, तो 545 के 2/3 कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है ना। तो अगर इतने सदस्य प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो इस सदन में प्रस्ताव पारित हो गया। फिर प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए दूसरा सदन तो राज्यसभा है, यहां पर प्रस्ताव पर अगर कुल 250 के 2/3 ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं, यानी कुल सदस्य संख्या का, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उपस्थित सदस्य का नहीं होता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से अधिक यदि प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, अभी तक कभी भी भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया ही नहीं गया है। लेकिन अगर यह संविधान में प्रक्रिया हम बता रहे हैं कि 2/3 से अधिक प्रस्ताव पारित कर दें तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि भारत और अमेरिका के, चूंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है, तो अमेरिका के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी हो जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया में अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लाया जाता है वो संविधान के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, कदाचार, ये सारी चीजें हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, केवल संविधान के उल्लंघन को लेकर लाया जाता है। अब देखिए कि दोनों सदन से प्रस्ताव जब पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हट गया और राष्ट्रपति हटा दिए गए। अब राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति जी हट गए तो यह प्रश्न होता है कि इन्होंने जो कार्य किए हैं अभी तक उसका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि महाभियोग के पूर्व या राष्ट्रपति के हटने के पूर्व उन्होंने जो भी कार्य किया है वो संविधान के अनुरूप माना जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये है कि ये एक तो आपका महाभियोग हो गया। महाभियोग जो है, एक चीज और देख लीजिए कि राष्ट्रपति के किस तरीके से विशेषाधिकार होते हैं। विशेषाधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जो है वो अनुच्छेद 161 में दिया गया है ना। विशेषाधिकार में क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी या दीवानी के मुकदमे नहीं चल सकते हैं और ना ही उन्हें कोर्ट में पेश होना होता है। ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। ऐसा नहीं कि विशेषाधिकार केवल राष्ट्रपति को मिला हो, विशेषाधिकार सांसदों को भी मिलता है,
विधायकों को भी मिलता है, राज्य के राज्यपालों के भी विशेषाधिकार हैं। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार अनुच्छेद 161 में दिया गया है और राष्ट्रपति के विरुद्ध पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की दीवानी और फौजदारी संबंधी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति के संदर्भ में आपका कार्यकाल हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, विशेषाधिकार हो गया, वेतन हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट महाभियोग हो गया। इतने इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि चूंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी कभी कुछ जो कि पीसीएस का पेपर नज़दीक है तो कभी कभी कुछ पीसीएस के हम पीसीएस के लेवल से ही पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर बहुत डिटेल हो रहा है और बहुत डीप में जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसके साथ राष्ट्रपति के संदर्भ में भी बताना शुरू किया है। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में बताया था और उसके बाद दो कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले थे श्री वीवी गिरी और दूसरे थे श्री एम हिदायतुल्ला, उनका कार्यकाल के संदर्भ में बताया था। अब आ जाइए श्री वीवी गिरी के संदर्भ में। देखिए, श्री वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था श्री वीवी गिरी इनका पूरा नाम था वेंकट वराह गिरी। वीवी गिरी जो थे इनका कार्यकाल था 20 अगस्त 1969 से और 20 अगस्त 1974, ये इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी के संदर्भ में ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो चुनाव हुआ था उसमें द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की गई थी। पहली बात ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। ऐसा अभी तक एक ही बार हुआ है। दूसरे, ये श्री वीवी गिरी निर्दलीय पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्दलीय खड़े हुए थे और जीते थे। तीसरी बात, इन्होंने श्री नीलम संजीव रेड्डी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे और इसकी बड़ी कहानी है कि श्री वीवी गिरी उस समय कांग्रेस के कांग्रेस में 2 फूट पड़ गई थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अध्यक्ष दक्षिण के थे, तमिलनाडु के निंजिलप्पा करके थे। तो उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन कर दिया था। अपनी ही पार्टी के विरुद्ध वीवी गिरी को खड़ा किया था। अपनी पार्टी के कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध वीवी गिरी को खड़ा किया था और इसके बाद बड़े कांटे की टक्कर हुई। सबसे कम मतों से जीतने वाले थे, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद ये इलेक्शन जीते थे। दूसरे, इनके कार्यकाल की दूसरी प्रमुख घटना 1971 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था और जिसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था, वो भी श्री वीवी गिरी के कार्यकाल में हुआ था। भारत पाकिस्तान का, इसके पहले देखिए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के कार्यकाल में भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। पाकिस्तान के साथ अगला जो युद्ध हुआ था 1971 में, वो श्री वीवी गिरी के कार्यकाल में हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में। इसके बाद भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी श्री वीवी गिरी के काल में हुआ था। यानी कि
बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में, जिसमें 14 बैंक ऐसे थे जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, वो राष्ट्रीयकरण वीवी गिरि जी के कार्यकाल में हुआ था। और एक बात और ध्यान रखिए, उस समय जब राष्ट्रीयकरण के पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था, अनुमति दी थी, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। श्री वीवी गिरि, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद संभाला था और उस दौरान उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आइए इसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए कि वीवी गिरि बहुत बड़े मजदूर नेता थे। इन्होंने, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो आयरलैंड में हुई थी। आयरलैंड में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, और जिस समय ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, आयरलैंड ब्रिटेन के अधीन था, तो आयरलैंड में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ये घटना है 1932 की, 32-33 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो स्वतंत्र, भारत और आयरलैंड दोनों के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, और इसके बाद इनको आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। श्री वीवी गिरि का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। 1957 में ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं ये। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1957 में रहे थे। इसके बाद ये केरल के भी राज्यपाल बने थे। ठीक है, अब देखिए, ये हमने आपको भी चर्चा की कि ये मजदूर नेता थे। एक मजदूर संगठन था रेलवे का, है अभी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संस्थापक थे, संस्थापक सदस्य थे। दूसरा, इसके बाद एक संगठन और गठित हुआ, ATUC, ऑल यूनियन ट्रेड कांग्रेस। ये जो एटेक्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थे, उसके भी ये अध्यक्ष रह चुके थे। तो दो बड़े मजदूर संगठन के ये अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य रहे हैं। और ये जो है कि मजदूर आंदोलन में इन्होंने बड़े पैमाने पर भागीदारी की थी। अब इसके बाद देखिए 1974 में एक बहुत बड़ा रेलवे मूवमेंट हुआ था, रेल आंदोलन हुआ था। रेल आंदोलन श्री जॉर्ज फर्नांडीज इनके नेतृत्व में, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में रेलवे पूरी तरीके से रुक गई थी। उस समय जब इस आंदोलन के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, तो उस कार्रवाई करने के संदर्भ में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उसमें सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था या आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वो श्री वीवी गिरि ने किया था। मतलब वही रेलवे आंदोलन जो, जिसके अग्रणी नेता थे श्रमिक आंदोलन के, उसी आंदोलन को दबाने में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये श्री वीवी गिरि का कार्यकाल था। 1975 में श्री वीवी गिरि को भारत रत्न दिया गया था। इनको बहुत उम्मीद थी कि इनको दूसरा कार्यकाल मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, और 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न के संदर्भ में हमने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये 1954 में शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको सबसे बड़ा सम्मान है, और सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन को इस सम्मान से विभूषित किया गया था। तो 1975 में श्री वीवी गिरि को भारत रत्न मिला था। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के जो उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, उनके संदर्भ में बताएंगे।
और एक दो राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के संदर्भ में और जानकारी दी। धन्यवाद।